हे गाइस, अगेन अनुराग शर्मा एजुकेशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। हम लोग हर एक दिन जो है एक विशेष टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, जो कि कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट एनालिसिस के लिए, और कभी कभी थोड़ा लॉन्ग एनालिसिस हो जाती है। तो आज जो है हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ओके, वो है बहुत ही फेमस टॉपिक है, अभी हाल ही का बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत चर्चा में चल रहा है। तो अगेन एक बार आपका डेली शॉर्ट न्यूज एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ये कर लो, थोड़ा आपका प्यार मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो अल्लूरी सीताराम राजू और कोराराम भीम के बारे में जानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है और अभी सुर्खियों में बने हुए हैं। और एक बहुत ही फेमस फिल्म भी इस पर आई है। आप सभी ने देखा होगा, 100% देखा होगा। तो चलो बात करते हैं, सुर्खियों में क्यों है अल्लूरी सीताराम राजू और कोराराम भीम। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों, दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। एक है अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित एक तेलुगु फिल्म इस समय बहुत चर्चा में है। और इस तेलुगु तेलुगु फिल्म की वजह से ही ये टॉपिक मैंने सोचा कि डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। और इसका जो कंटेंट है वो मैंने संस्कृति अय्यर से लिया है। ओके, देखो ये किस फिल्म का पोस्टर है? आप लोग बहुत भली बात परिचित होंगे। ये RRR मतलब ट्रिपल आर फिल्म जो है उसका पोस्टर है। और इसमें जो है एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो कि जानवरों के साथ बाहर की तरफ कूद रहा है। वैसे तो ये हीरो है, इसको जूनियर NTR कहते हैं। लेकिन चलो इनको छोड़ो, अब बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू कौन से। देखो, ये अल्लूरी सीताराम राजू जी की एक ओरिजिनल पिक है। ओके, इनका जन्म जो है 1898 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में RRR फिल्म जो है वो चर्चा में बनी हुई है। और उसका जो एक सॉन्ग है उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इस वजह से ये चर्चा में है, इस वजह से इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। 19 1898 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 18 साल की उम्र में ये सन्यासी बन गए। ओके, अब भाई सन्यासी बन गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तपस्या की, ज्योतिष और चिकित्सा और जंगली जानवरों को वश करने के क्षेत्र में इन्होंने ज्ञान अर्जित करना सीखा। और पहाड़ी और आदिवासी लोगों के बीच में इन्होंने एक अपना, तो अपनी शोभा बना ली, एक अपना वर्चस्व बना लिया। और इस प्रकार से वो उनके बीच में रहने लगे और लोग उनकी बातों को मानने लगे, ठीक है। बहुत कम उम्र में गंजाम, विशाखापट्टनम और गोदावरी, ठीक है, ये क्षेत्र हैं अपने इंडिया में जो अलग अलग स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब एरिया में जो है ये क्षेत्र पाए जाते हैं। कि पहाड़ी लोगों में असंतोष था। असंतोष का कारण क्या था? कि अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष। अंग्रेज जो है उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करते थे, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, नए नए नियम कानून लाते रहते थे। तो इस वजह से जो आदिवासी लोग थे वो बहुत ही परेशान थे। और उनकी परेशानी को दूर करने के लिए अल्लूरी सीताराम राजू आगे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी एक विशेष छवि इसीलिए भी बन गई थी क्योंकि ऐसा मानना था, ऐसी मान्यता थी कि ये जानवरों को नियंत्रित कर सकते हैं, जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानवरों को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति जो है, सिंपल सी बात, बहुत अच्छी छवि अपनी बना लेगा लोगों के बीच में। और इस बात में कहाँ तक हकीकत है ये तो खैर नहीं पता मुझे, लेकिन जो है ऐसा कहा जाता है कि जानवरों को नियंत्रित कर लेते थे। और आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों को नियंत्रित कर लेते हैं। तो बहुत कम उम्र में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने आगमन करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या क्या किया? तो जो एक टेक्निक थी जिसको शिवाजी और बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जो यूज करते थे, जिसको गोरिल्ला टेक्निक कहते हैं। गोरिल्ला टेक्निक में आप क्या करते हैं कि आप छुप करके वार करते हैं बड़ी सेना के ऊपर, छोटी छोटी टुकड़ियों में वार करते हैं, जिससे बड़ी से बड़ी सेना को भी हराया जा सकता है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है अंग्रेजों के खिलाफ इसी टेक्निक का प्रयोग करते थे। औपनिवेशिक शासन, अब क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका जो आगमन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देखिए, जो कोई विरोध करता है या जो कोई असंतोष जो पैदा होता है तो उसके पीछे का एक कारण होता है। वो कारण है, क्या है कि जैसे आदिवासियों में असंतोष पैदा हुआ, तो आदिवासियों में असंतोष अगर पैदा हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे उसके बारे में जान लेते हैं। तो आदिवासियों की एक पारंपरिक पोडू प्रथा थी। पोडू प्रथा, देखिए ये पोडू क्या होता था? ये एक एक टेक्निक है, एक तकनीकी है खेती करने की, ठीक है, जिसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इसमें क्या होता था कि आदिवासी जो है वो वनों को काटते हुए आगे बढ़ते चलते थे। और जो भूखंड वो साफ करते थे उन पे खेती करते थे, फिर उनको छोड़ देते थे, फिर आगे वनों को काटते थे। मतलब पीछे वाला जो भूखंड होता था वो उर्वरता उसमें बनी रहे, इसके लिए उस पे एक दो कृषि की जाती थी और उसके आगे फिर आगे बढ़ जाया जाया जाता था। तो इस प्रकार से देखें तो
अच्छा, ये जो एग्रीकल्चर का फॉर्मेट था, ये अंग्रेजों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। प्रॉब्लम को कैसे पहुंच जाता था कि ये लोग एक जगह स्थायी रहते नहीं थे, तो इन पे टैक्स लगाना और इनसे जो है अपने लिए अपनी फायदे की चीजें करवाना, ये थोड़ा दिक्कत खड़ा हो जाता था, बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि रूल ला दिया कि ऐसा है कि आप लोग जो है वो एक जगह पे स्थायी रहेंगे और जो है वनों को नहीं काटेंगे, एक थोड़े भूखंड काटेंगे, उन्हीं को साफ करके उन्हीं में खेती करेंगे। ये तो अंग्रेजों के हिसाब से था, लेकिन ये जो उनका ये ऑर्डर था, ये जो आदेश था, वो हमारे यहाँ की जो परंपरा थी खेती करने की, पारंपरिक खेती का जो तरीका था, उसको डायरेक्ट चुनौती दे रहा था। तो आगे क्या देखते हैं, सरकार ने वन भूमि को सुरक्षित करने की मांग की थी। 1882 में, 82 के वन अधिनियम, 1882 में अंग्रेजों ने एक वन अधिनियम लाया जिसमें उन्होंने कहा कि जड़ों और पत्तियों जैसे लघु वन उत्पादों के संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, अब चूंकि एक आदिवासी बहुल समाज के लिए उनके वन जो है वही उनके भगवान होते हैं, वही उनके जीवन यापन का साधन होते हैं। तो अगर आप बहुत बेसिक चीजों पे, जैसे कि ईंधन हो गया, जलावन हो गई, आपके जड़ें हो गई, पत्ती हो गई, औषधियां हो गई, अगर आप इन पे प्रतिबंध लगा देंगे तो उस समाज का जीवन यापन जो है, उसका अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा। तो 1882 के वन एक्ट में यही हुआ था। इसकी वजह से लोगों में और असंतोष आ गया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि नए कानूनों और प्रणालियों ने आदिवासी के जीवनों को संकट में डाल दिया। अब उसमें से अल्लूरी सीताराम राजू जो है, फिर उन्होंने जब ये सब बातें पता चली, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। देखो, रंपा और मानस विद्रोह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रंपा और मानस विद्रोह, रंपा को ही मानस विद्रोह भी कहते हैं, सॉरी, मानस और मान्यम विद्रोह, रंपा को ही मान्यम विद्रोह भी कहते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो विद्रोह था, ये 1920 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था, और जो ये चला था वो लगभग 1924 ईस्वी के आसपास। तो मतलब जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी का, जो 1920 ईस्वी के आसपास चला था, उन्हीं के आसपास ये रंपा और मान्यम विद्रोह भी चला। इसमें कौन सी टेक्निक, युद्ध करने की कौन सी टेक्निक अपनाई जाती थी, तो गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक अपनाई जाती थी, और 1924 तक ये जारी रहा। अलूरी सीताराम राजू ने करिश्माई मान्यम विरूड या जंगल के नायक के नाम से भी जाना जाता था। इस जो ये रंपा और मान्यम विद्रोह था, इसका नेतृत्व जो किया था वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। क्यों किया था ये विद्रोह, उसके उसके लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। ओके। देखो, अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो यार, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतनी अच्छी चीजें मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी हूँ, तो आपकी फीलिंग्स को भी समझ सकता हूँ और आप मेरी फीलिंग्स को भी समझ सकते हैं। ओके, चलो आगे शुरू करते हैं। अब रंपा विद्रोह, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि रंपा विद्रोह जो है वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ ही हुआ था, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन एक मामले में अल्लूरी सीताराम राजू और महात्मा गांधी दोनों अलग थे। वो क्या था, हिंसा और अहिंसा के मामले में। क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा को ही हथियार मानते थे, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू का मानना था कि अंग्रेजों को अहिंसा से तो नहीं भगाया जा सकता है। लेकिन वह अल्लूरी सीताराम राजू लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने, मतलब एज ए समाज सेवक भी अपनी भूमिका निभाया करते थे। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल बल प्रयोग से ही आजाद हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। मतलब चूंकि अल्लूरी सीताराम राजू जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वही इंपॉर्टेंट है, उनका चरित्र भी इंपॉर्टेंट है, अहिंसा से नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। अब जो है, ऊपर हमने अल्लूरी सीताराम राजू को देख लिया, अब इनको देख लो। इस इमेज को ध्यान में रख के अब हम अगला जो मतलब अगले जो व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कोराराम भीम कौन थे, आप इनको देख लो। ये देखिए, ये कोराराम भीम है। ओके। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इसी फिल्म की वजह से ही चर्चा में बने थे। कोराराम भीम का जन्म कोरा भीम जिले तेलंगाना में गोंड आदिवासी समुदाय में हुआ। किस आदिवासी समुदाय से थे ये, गोंड आदिवासी समुदाय से थे। अनपढ़ होने के बावजूद भी इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और मुंडा विद्रोह जैसे आंदोलनों से अवगत हुए। मतलब इन्होंने अपनी जो पढ़ने लिखने का मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ जो किताबें पढ़ना ही पढ़ना लिखना है, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आना और नए नए विचारों को ग्रहण करना, सत्संग सुनना, इस तरह से भी पढ़ना लिखना हो सकता है। इनका जो विद्रोह है वो निजाम सरकार के खिलाफ विद्रोह विद्रोह था। निजाम सरकार ने एक रूल लगाया कि ऐसा है कि आप मवेशियों को चराने, खाना पकाने के लिए जलावन और लकड़ी इकट्ठा करने जैसी गतिविधियों के नाम पे वो क्या करते थे कि उन्होंने कर वसूलना शुरू किया। बम्बरम और डुपापेटी के नाम से उन्होंने नाम पर कर वसूलना शुरू किया। तो भीम ने इस कर संग्रह के विरोध में आदिवासी लोगों के बीच एक नारा दिया, जल जंगल जमीन का। ये जो नारा जो है वो आज के संदर्भ में भी बहुत फेमस है, ग्रामीण इलाकों में आप कहते हुए सुन सुन लेंगे
कि जोरू, जल, जंगल, जमीन, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, ग्रामीण कहावतें जो है, उनके बारे में आप सुन लेंगे, सुनने को मिलता है। तो इन्होंने एक नारा दिया, जल, जंगल और जमीन का नारा दिया। उन्होंने आदिवासी लोगों को हथियारों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, और गोंड और कोया समुदायों को गुरिल्ला सेना के रूप में परिवर्तित किया। देखिए, चूंकि आदिवासी लोग जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं थे उस समय, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी और ना ही बहुत प्रतिष्ठित थे, तो इन्होंने उनको प्रशिक्षण दिया गुरिल्ला सेना के लिए। आप देखो, जितने भी आदिवासी या पहाड़ी इलाकों के छोटे छोटे विद्रोह देखोगे, वो आपको उनकी जो टेक्निक होती है युद्ध करने की, वो गुरिल्ला सेना या गुरिल्ला पद्धति ही टेक्निक होती है। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। उनके प्रयासों के बावजूद निजाम की सेना ने, क्योंकि निजाम कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, लेकिन जो है हिम्मत देखिए आपकी, छोटी सी सेना बना करके निजाम की सेना से भिड़ जाना कितनी बड़ी बात। खैर, अपने शिवाजी भी ऐसी टेक्निक का यूज करते थे। उनके प्रयासों के बाद निजाम की सेना ने इनके विद्रोह को दबा दिया। उसके बाद जो है, जोड़ा घाट के जंगल, जंगल में भीम की मृत्यु हो जाती है। भीम का जल, जंगल, जमीन का संदेश आज भी भारत के कई हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों के लिए एक स्पष्ट आह्वान बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि आज भी आपको आदिवासी इलाके जो है या ग्रामीण इलाकों में ऐसी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी लोगों के मुंह से, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं खासकर उनके मुंह से, कि जल, जंगल, जोरू, जमीन, इन सब के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ओके, तो गाइस, ये छोटा सा एनालिसिस था। कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। और इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, और आदिवासी समुदाय से रिलेटेड जो भी मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, कि आदिवासियों के लिए आज कौन कौन सी व्यवस्था की गई है, उनके लिए कौन कौन से अधिनियम है, ठीक है। तो और अभी जो किसी ईयर में क्वेश्चन भी आया था कि 4 स्टेटमेंट दे दिया था कि आदिवासी लोग इनमें से बांस की फसल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे 4-5 स्टेटमेंट, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो आप ये समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, या बनने की संभावना है। ओके गाइस, कैसा लगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखो अपने भाई के साथ। थैंक यू सो मच। ओके।